आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत कर रहे हैं आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। दरअसल विधानसभा से आज की महत्वपूर्ण खबर आई। विधानसभा में लगातार जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई। गतिरोध खत्म करने के संभावित रास्ते तलाशे गए। अब विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार टैपिंग के मुद्दे पर सदन में जवाब दे देती है तो विधानसभा चलने दी जाएगी। खत्म हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। सर्वदलीय बैठक में क्या निकला समाधान? अध्यक्ष जी क्या है, ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। फोन टैपिंग पर बजट के बाद जवाब देगी सरकार। अध्यक्ष जी क्या है, ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। 19 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि बिना किसी अवरोध के बजट पेश हो जाए, लेकिन विपक्ष कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के मुद्दे पर अब भी लामबंद है, जिसको देखते हुए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई और गतिरोध खत्म करने के संभावित रास्ते तलाशे गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार 20 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद फोन टैपिंग के मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार इसका जवाब देगी। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ कहा कि बजट से पहले अगर सरकार फोन टैपिंग के मामले में जवाब का भरोसा दिलाती है तभी गतिरोध खत्म होगा, वरना विपक्ष अपने रुख पर कायम है। सरकार की तरफ से जवाब देने की जो बात कही है, अध्यक्ष जी क्या है, ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। क्योंकि हमारी जो डिमांड सिर्फ यही है कि सरकार जवाब दे, और सरकार जवाब देने पे एग्री है तो गतिरोध खत्म होगा। हम भी चाहते हैं कि जो प्रदेश का बजट आ रहा है उसको सुना जाए, बेवजह का गतिरोध नहीं बनना चाहिए। कि जो घटनाक्रम था उस दिन भी जो हमारी डिमांड थी और उस पर सरकार की तरफ से जवाब नहीं देना और पूरे दिन जिस प्रकार से डिस्टर्बेंस सरकार की तरफ से करना, वो अच्छा विषय नहीं था। सरकार के मंत्री बाहर कोई बात बोल रहे हैं लेकिन अंदर नहीं बोल रहे हैं, ये इस प्रकार की परंपरा कभी विधानसभा की रही नहीं। विपक्ष सरकार के भरोसे से संतुष्ट नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलावा विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान का भी साफ कहना है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष खुद फोन टैपिंग पर सरकार के जवाब की व्यवस्था देंगे तभी सदन का गतिरोध खत्म होगा। के अंदर सीनियर मोस्ट मंत्री ने सरकार पे आरोप लगाया कि मेरे फोन टेप किए जा रहे हैं। तो हमने कहा भी सरकार अपना, जब मंत्री ये आरोप लगा रहा है इसका मतलब मंत्री का आरोप नहीं है, सरकार का ही आरोप है, तो सरकार इस पे जवाब दे कि क्या वाकई टेप कराए जा रहे हैं, और टेप कराए जा रहे हैं तो कौन टेप करवा रहा है, जब सरकार ही सरकार पे आरोप लगा रही है। और अगर सरकार टेप नहीं करा रही है तो मंत्री कैसे बोल रहे हैं? मंत्री का बोलने का मतलब तो ये है कि सरकार बोले। तो इसी बात को लेकर गतिरोध था, हम सरकार से जवाब चाह रहे थे। अब ऐसा लगता है कि सरकार जवाब देने का मन रखती है, सरकार जवाब देगी तो हम अपना गतिरोध खत्म करेंगे, सरकार जवाब नहीं देगी तो गतिरोध जारी। विपक्ष का साफ कहना है कि सिर्फ सरकार के भरोसे से काम नहीं चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष को बजट से पहले फोन टैपिंग मामले में सरकार के जवाब की व्यवस्था देनी होगी। अब राजस्थान सरकार 19 फरवरी को बजट पेश करने वाली है, लेकिन विपक्ष के रुख को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि अगर सरकार फोन टैपिंग के मुद्दे पर तुरंत कोई ठोस आश्वासन नहीं देती तो सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा और अरबाज खान की रिपोर्ट।
उधर उर्दू को लेकर भी सियासी संग्राम प्रदेश में बचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान का भी बड़ा बयान सामने आया। उर्दू भाषा को लेकर सरकार का रवैया अजीब है, ये कह रहे रफीक खान। साथ ही उन्होंने कहा कि उर्दू विषय पर जो आदेश निकाला गया है वो अवैधानिक है। तीसरी भाषा पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षक लगाया जाए। आपको संस्कृत पढ़ानी है तो उसका पद सृजित करवाएं। हम संस्कृत शिक्षक लगाने से कोई ऐतराज नहीं रखते हैं। उर्दू को टारगेट करके हटाना पूरी तरह से गलत है। सुनिए। एक ऑर्डर मंत्री जी का घूम रहा है बाजार के अंदर, वो इल्लीगल ऑर्डर है। लीगलिटी क्या है और आगे पहले सरकार ने क्या व्यवस्था दी है? जो सरकार का व्यू होता है वो किसी एक आदमी का व्यू नहीं हो सकता। जो भी मंत्री डिसीजन लेते हैं और सरकार डिसीजन लेती है वो दूरगामी पॉलिसी को देख करके लेती है। पॉलिसी ये है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाला बच्चा होगा और उसकी संख्या होगी तो उनका पद सर्जित होगा, संख्या नहीं होगी तो पद सर्जित नहीं होगा। जिस स्कूल के लिए वो ऑर्डर कर रहे हैं उस स्कूल के 323 बच्चों में से 117 बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं और करीब 17 बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत के बच्चों का और नामांकन हो, इसके लिए जरूरी है कि वहाँ एक संस्कृत का पद सर्जित किया जाए। जब पद ही सर्जित नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो उसमें मंत्री ने ऑर्डर कर दिया कि उर्दू के एवज में संस्कृत करो। ऐसा नहीं होता है। उर्दू पढ़ने वाले बच्चे उर्दू पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ने वाले संस्कृत पढ़ेंगे। दोनों का पद, उर्दू का पद सर्जित है, संस्कृत का पद सर्जित कर दें तो वहाँ पोस्ट हो जाएगी तो और बच्चे आ जाएंगे। और अब बात उस सरकारी इंजीनियर की जिसकी अथाह संपत्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंजीनियर दीपक कुमार मित्तल की कमाई से 205% ज्यादा संपत्ति का पता लगाया है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित मित्तल के 6 ठिकानों से 17 प्लॉट के अलावा 50 लाख रुपए नगद मिले हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर निकला धन कुबेर। एसीबी रेड में मिला करोड़ों का काला धन। राजस्थान से हरियाणा तक खंगाले 6 ठिकाने। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा एक्शन। एसीबी के छापे में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर दीपक मित्तल अरबपति निकला है। एसीबी ने अब तक दीपक मित्तल की कमाई से 205% ज्यादा संपत्ति का खुलासा किया है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित मित्तल के 6 ठिकानों से 17 प्लॉट के अलावा 50 लाख कैश मिले हैं। जोधपुर में काम कर रहे इंजीनियर दीपक मित्तल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी टीम को दीपक मित्तल के जयपुर स्थित आवास से करीब 50 लाख रुपए नगद, आधा किलो सोने के जेवर और करीब 1.5 किलो चांदी के जेवर मिले हैं। इसके अलावा जयपुर, उदयपुर और अजमेर में करोड़ों की लागत से खरीदी गई 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। दीपक मित्तल और उसके परिजनों के नाम जयपुर में करीब 1 करोड़ रुपए के 4 प्लॉट, उदयपुर में 1 करोड़ 34 लाख रुपए के 9 प्लॉट, ब्यावर और अजमेर में 6.5 लाख रुपए के 3 प्लॉट मिले हैं। मित्तल और परिजनों के कुल 18 बैंक खातों में करीब 40 लाख रुपए मिले हैं। मित्तल ने म्यूचुअल फंड में करीब 50 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। आरोपी के पास 15 लाख रुपए के वाहन है। एसीबी को दीपक मित्तल के बच्चों की पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। उनके बच्चे जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और एम्स गोरखपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। इन संस्थानों में उनकी अब तक की करीब 70 लाख रुपए की फीस का हिसाब मिला है। इसके अलावा कई बीमा पॉलिसियों में निवेश के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर में पदस्थापित एक्शियन दीपक कुमार मित्तल के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई दिन भर चली। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और उसके अलावा फरीदाबाद में एसीबी का सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें अकूत संपत्ति होने की मामला भी सामने आए। एसीबी के मुताबिक दीपक कुमार के जयपुर स्थित आवास से करीब 50 लाख रुपए नगद मिले। वहीं पर दीपक कुमार और उनके परिजनों के नाम से 18 बैंक खाते में करीब 40 लाख रुपए रकम होने की जानकारी भी सामने आई। इसके अलावा एसीबी के सर्च में ऐसे भी दस्तावेज मिले हैं कि दीपक कुमार ने अपने बच्चों के शिक्षा पर करीब 70 लाख रुपए का खर्च किया है। अब तक की छानबीन में मित्तल के 3 बैंक लॉकर की जानकारी मिली है, जिनकी एसीबी की तलाशी अभी ले जाना बाकी है। एसीबी को आशंका है कि इन लॉकर्स में भी भारी मात्रा में नकदी, गहने और अन्य दस्तावेज मिल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि आरोपी जब से नौकरी पर लगा तब से आय से 4 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है।
एसीबी के अधिकारी दीपक मित्तल और उनके परिजनों की संपत्ति की विस्तृत जांच कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में और भी खुलासे होने की आशंका है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के बड़े फैसले को बदलने का विरोध किया जा रहा है और फैसला ये कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो नगर निगमों को खत्म कर एक निगम बनाने का फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दो नगर निगमों को किया जाएगा खत्म। जयपुर, जोधपुर, कोटा में है 2 नगर निगम। कांग्रेस ने बीजेपी के फैसले का किया विरोध। बीजेपी ने कांग्रेस की बड़ी साजिश बताया। पिछली गहलोत सरकार ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम बनाए, लेकिन भजनलाल सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए किया। अब सरकार का तर्क है कि एक ही नगर निगम होने से प्रशासनिक सुधार आएगा, शहरी प्रशासन मजबूत होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। जिसके बाद बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के बड़े फैसले को बदलने का फरमान जारी कर दिया और अब इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। निगमों के एकीकरण को लेकर सियासत जमकर गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि नगर निगमों का एकीकरण सरकार की तानाशाही है, इससे विकास रुकेगा, जनता का नुकसान होगा। कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार से अभी भी मौका है। आप जैसे निगम बने हुए हैं वैसे ही चुनाव करवाइए, वैसे ही रखिए। इससे स्वायत्त शासित संस्थाएं और जो लोकल गवर्नमेंट है वो मजबूत होगी। अन्यथा साफ दिख रहा है कि आप तानाशाही करना चाहते हैं। कांग्रेस तानाशाही का लगातार विरोध करेगी। कि जितना विकेंद्रीयकरण होगा उतना ही जनता को अधिक फायदा होगा। इसलिए पंचायती राज का भी गठन किया, विधायिका का भी किया, लोकसभा का भी किया, राज्यसभा का भी किया कि सब लोगों का अलग अलग काम रहेगा और ज्यादा मॉनिटरिंग होगी। और अभी ये जिस प्रकार से नगर निगम और नगर पालिकाओं को कई जगह तो तोड़ने का भी काम कर रहे हैं, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं, जहां 2 हैं उनको 1 करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे कोई डेवलपमेंट वाली बात नहीं होगी, उल्टा नुकसान होगा। तो वहीं बीजेपी 2 नगर निगम के फैसले को कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है। मंत्री जोगाराम पटेल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने एक विशेष वर्गों के वोटों के अधिकतम लाभ के लिए एक जगह पर 2 नगर निगम बनाए थे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सरकार ने जो निश्चय किया है विकास के लिए, उन विकास के कार्यों पर सरकार निरंतर कार्य कर रहेगी। अभी अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी। राजस्थान के 3 बड़े शहरों में जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों शहरों में पिछले कांग्रेस सरकार के द्वारा राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक विशेष वर्ग के वोटों का अधिकतम लाभ हम कैसे ले सकते हैं, इन सब के एक की जगह 2 नगर निगम किए थे। राजस्थान की भजनलाल जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार के द्वारा इन तीनों जगह एक निगम करने के निर्णय को मैं मानता हूं कि इन तीनों शहरों के विकास को गति प्रदान करेगा। निगमों के एकीकरण और वार्डों के समायोजन को लेकर के एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, इससे आम जनता को बहुत ज्यादा कामकाज का नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस मामले में अपनी अलग राय रखती है। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस के काल में बनाए गए अलग अलग निगमों को लेकर के उनके समायोजन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। देखना ये होगा कि आखिरकार इन तमाम तरह के प्रयासों को बाद में नतीजा क्या सामने आता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारे मन की अभिव्यक्ति का स्वरूप है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीतापुरा के जेईसीसी में राजभाषा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदी के सम्मान, प्रयोग और प्रसार में अपनी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यही हमारी असली पहचान है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हमें देश की सभी भाषाओं का मान सम्मान रखते हुए हिंदी को राष्ट्रीय बोलचाल की भाषा बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। मैं
देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, नित्यानंद जी, गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किए हैं उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। उनके कुशल नेतृत्व के ने न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है बल्कि देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर विश्वास भी जनता के बीच में पैदा किया है। क्षेत्रीय राजभाषा के इस सम्मेलन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास की बात कही गई है ताकि हिंदी भारत की। और अब बात करते हैं बीजेपी में चल रहे संगठन पर्व की। दरअसल बीजेपी में जिलाध्यक्षों के चुनाव की डेडलाइन निकलने के बाद भी अब भी कुछ जिलों में निर्वाचन हो रहा है। भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां और टोंक में जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है। संगठन की दृष्टि से बीजेपी के 44 जिलों में से अब तक 35 में ही चुनाव हो चुका है। भीलवाड़ा में मौजूदा जिलाध्यक्ष प्रशांत देवाड़ा को दोबारा मौका दिया गया। चित्तौड़गढ़ में रतनलाल गाढ़वी को तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सवाई माधोपुर में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। झालावाड़ में हर्षवर्धन शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। टोंक में चंद्रवीर सिंह चौहान को जिले की कमान सौंपी गई है। चौहान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। बीजेपी में अभी भी 9 जिला अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। इनमें जयपुर शहर, जयपुर देहात उत्तर, जोधपुर उत्तर, बीकानेर शहर और झुंझुनू शामिल है। इसके अलावा डूंगरपुर, बूंदी, दौसा और धौलपुर में भी अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि राज साहब से कि हमारे इस संगठन पर चुनाव देवी सिंह जी